का ओवरव्यू देखा था, जिसकी वीडियो आपके पास यूट्यूब के ऊपर मौजूद भी है। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं समझ आई कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का ओवरव्यू क्या है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो चूँकि यूट्यूब के ऊपर मौजूद नहीं है, तो हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस के रिएक्शंस को देखेंगे कि एग्जैक्टली ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर होता क्या है और किस तरीके से होता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, कल हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी थ्रू ए न्यू सोर्स दैट इज़ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कल मैंने आप लोगों को कुछ नाम लिए थे कि कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में दाखिल होके ग्लूकोज बना सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले लैक्टेट था, इसके अलावा ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड थे और साथ में फैटी एसिड्स थे। ठीक है, पायरुवेट भी है, चलें ठीक है, पायरुवेट भी कर लेते हैं। तो मेजरली हमारे पास 3 किस्म के सबस्ट्रेट हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं और ये आगे जाके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। अब सवाल ये है कि कल जो मैंने 3 या 4 चीज़ें आप लोगों को मेंशन की, उनमें से कौन सी चीज़ें कैसे सेल के अंदर दाखिल हो के ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, आज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस लेक्चर में कितना एक हो सकता है। तो वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोग इन्हीं प्रोसेसेस को घर में जाके दोबारा रिपीट कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग लिख तो लें लेकिन आप लोगों को समझ ना आए कि ये रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ पे ख़त्म हो रहा था। तो आज फोकस सिर्फ इधर रखें। लिखने में आप लोगों को, मोस्टली लोगों को समझ नहीं आने वाली कि आप लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो जस्ट मेरी बातों को समझने की कोशिश करें कि मैं किस चीज़ को कहाँ से इंटर करके उसको किस रिएक्शन के थ्रू आगे लेकर जा रहा हूँ। मैं इस दौरान में कुछ रिसोर्सेज यूज़ करूँगा, वो रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा मैकेनिज़्म है कि अगर आप लोग इसको बुक में देखेंगे तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगा अभी कि इसका एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं एक सेल ड्रा कर लेता हूं यहाँ पे। ये आप ये समझें कि ये एक हेपेटोसाइट है, ये लिवर के अंदर हो रहा है। मोस्टली ये प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर के हेपेटोसाइट के अंदर होता है और इसके अलावा ये 1/10 ऑफ द लिवर किडनी सेल्स में भी होता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो 2 साइड्स पे मुमकिन है। मेजरली हमारे पास लिवर है और ज़्यादा कम थोड़ा सा हमारे पास किडनी में भी होता है। सो हम लोग आज इसको कंसिडर करेंगे एक हेपेटोसाइट। ये एक लिवर का सेल है। इस लिवर के सेल में हमारे पास इस पॉइंट से, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। तो इसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है और इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। कल बताया था, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है। इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 की वजह से ग्लूकोज एंट्री करता है हेपेटोसाइट में। क्या एंट्री करता है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज इसके अंदर एंट्री करेगा, लाइट ठीक हो गई अब कि नहीं? लाइन नजर नहीं आ रही, खैर है, लाइट ठीक है, ठीक है, अच्छा।
ये आप लोग बहुत ज़्यादा लाइटें बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मूवी बना रहे हैं? अच्छा, सो जब ग्लूकोज, आपको लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लाइट्स लगा लें इस। तो इसके अंदर जब ग्लूकोज की एंट्री होती है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग किसी जगह पे कंफ्यूज ना हो। तो जब ग्लूकोज की एंट्री होती है हेपेटोसाइट के अंदर, तो इसके अंदर जो प्रोसेस पहले स्टार्ट होगा उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। पहले ग्लूकोज जो है तो वो ग्लाइकोलिसिस को फॉलो करेगा। इसलिए मैंने आते वक्त कहा इसे कि आपने जाके सबसे पहले बच्चों को यह बताना है कि ग्लाइकोलिसिस पढ़ लें, आपने इन्हें कहा था। तो ग्लाइकोलिसिस, आप लोगों को मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस के क्या स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स मैं जस्ट स्टेप्स लिखता जाता हूं, आप लोग मुझे गाइड करते जाएं, ठीक है। तो जब कोई ग्लूकोज साइटोसोल के अंदर आता है, ये ग्लूकोज की एंट्री हो गई साइटोसोल के अंदर, ये अब हेपेटोसाइट का साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जब एंट्री होती है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किस में? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे जाके किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट आगे जाके किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा? हाँ, कहां? सही बताएं। इसके बाद क्या होगा? ऑक्सी एसीटोन फास्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। और फिर ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा? इंटर कन्वर्टेबल है। आगे कौन सा जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी या ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट आगे जाके क्या बनाएगा? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। फिर क्या बनेगा? 3 फास्फोग्लिसरेट। फिर क्या बनेगा? 2 फास्फोग्लिसरेट। फिर क्या बनेगा? फास्फोइनोल पायरुवेट। और फिर क्या बनेगा? गुड। अब यहां पर कुछ बातें याद रखने की हैं आप लोगों ने। अब यहां से मैं आप लोगों को ग्लूकोनियोजेनेसिस के कुछ स्टेप्स बताता हूं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। सो नंबर 1 स्टेप जो हमारे पास आएगा वो होगा यहां पे, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये वाला जो है ना एरो, मैं इसको रेड एरो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये एक स्टेप है। यानी फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो आएगा ये होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने वाला, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसके अंदर कौन सा एंजाइम आता है? इसके अंदर एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज। कौन सा आता है? ये फास्फोरिलेशन हो रही है, एक फास्फेट इसके अंदर दाखिल होगा, एक फास्फेट दाखिल हुआ और साथ में ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। तो ये वो पहला पॉइंट है जो कि हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है कि स्टेप 1 में ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट वाला। तो मैं इसको भी रेड एरो के अंदर कर देता हूं ताकि आप लोगों को भूले ना कि ये कौन कौन से थे। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट वाला जो है तो ये आएगा। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा स्टेप भी है इसी के अंदर, वो मैं नेक्स्ट में आप लोगों को बताऊंगा।
ये मैंने क्यों इस तरीके से लगाए हैं, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ग्लाइकोलिसिस अगर आप लोगों को याद हो तो बाकी सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, सिवाय 1, 2 और 3 इधर आएगा। ये वाला फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनने वाला, ये 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि इररिवर्सिबल हैं। क्या है? ये वाला एक प्रोसेस है। ये 3 स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस में इररिवर्सिबल स्टेप थे। अब आप याद रखें कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज लाइक ए रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इट्स ए रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एग्जैक्टली ये रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, मगर आप लोगों को समझाने की खातिर ये टर्म यूज करना जरूरी है कि इट्स लाइक ए रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो अगर कोई चीज, कोई रिएक्शन रिवर्स हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास मेन ब्लॉकेज पॉइंट ये होंगे, क्योंकि ये तो इररिवर्सिबल प्रोसेसेस थे। अब इनको रिवर्स करने के लिए हेपेटोसाइट के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि इनको दोबारा रिवर्स कर सकें, क्योंकि हमने दोबारा ग्लूकोज बनाना है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ये इस ग्लाइकोलिसिस के अंदर वो कंट्रोल पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमारे पास रिवर्सल नहीं हो सकती, लेकिन लिवर ही वो ऑर्गन है जिसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इनको रिवर्स कर सकता है। ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे पास रोड्स होते हैं, उन रोड्स के ऊपर 2 तरफ गाड़ी चलती है, यहां से यहां भी जा सकती है, यहां से यहां भी आ सकती है। लेकिन अब इमरजेंसी की सूरत हाल है तो इमरजेंसी में हम लोगों ने एम्बुलेंस लेकर जानी है, लेकिन यहां पर तो सारे डबल रोड हैं, सारे के सारे डबल रोड हैं, सिवाय इस पॉइंट के, सिवाय इस पॉइंट के और सिवाय इस पॉइंट के। तो लिवर ने इन वन वे ट्रैफिक के लिए एक अलग रास्ता बनाया हुआ है, यह सिर्फ लिवर के अंदर मौजूद है। इन रास्तों को हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं, वो ही इनको अलाउ करेंगे कि ये इस तरह से रिएक्शन वापस हो सके। यानी वो रेड लाइट्स वाले पॉइंट्स हैं, इनको रिवर्स जाने के लिए लिवर वो एंजाइम बनाएगा। अब यहां पर भी लिवर के पास एक एंजाइम है, यहां पर भी एक एंजाइम है और यहां पर भी एक एंजाइम है, ताकि ये इररिवर्सिबल रिएक्शन दोबारा से रिवर्स होके इसको वापस ग्लूकोज बना सके। इनको हम लोग देखते हैं कि ये कौन से हैं, मगर इससे पहले जरूरी है कि हमें यह पता चले कि ये तो ग्लूकोज की एंट्री है। आया ये रिएक्शन कब स्टार्ट होता है? तो मैंने आप लोगों से कल कहा कि लैक्टिक एसिड वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को ट्रिगर करता है। तो होता ऐसे है कि जब मसल के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो मसल अपना लैक्टिक एसिड लिवर को भिजवाता है। अब क्या होगा? रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगा। एक लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल लिवर के सेल्स के अंदर एंट्री करेगा। अब लैक्टिक एसिड जो है तो हमारे पास लिवर सेल के अंदर एंट्री करेगा। लैक्टिक एसिड जब लिवर के अंदर एंट्री करता है तो ये आके हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको कि हम लोग कहते थे कि पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड थ्रू लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इस दौरान में एक NADH+H+ आता है और वो NAD बन जाता है। तो यहां पर जब लैक्टिक एसिड आएगा तो ये लैक्टिक एसिड आके सबसे पहले इधर साइटोसोल के अंदर, ये लैक्टिक एसिड कहां पर आएगा? ये लैक्टिक एसिड आके इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आके क्या करेगा? इसको पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लैक्टिक एसिड विल कम हियर एंड कन्वर्ट दिस लैक्टिक एसिड इटसेल्फ इनटू पायरुवेट।
अब ये पायरुवेट कहां जाएगा? ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट साथ ही पड़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब दाखिल होता है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ऑक्सैलो एसीटेट ऐसी चीज है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं निकल सकती, तो ऑक्सैलो एसीटेट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू मेलेट। ये रिएक्शन आपने कहां पर देखा हुआ है? टीसीए के अंदर, क्रिब्स साइकिल के अंदर। क्रिब्स साइकिल याद हो तो पहले मेलेट बनता है और मेलेट के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। तो ये असल में यहां पर रिवर्सल वाला रिएक्शन है। तो ऑक्सैलो एसीटेट विल कन्वर्ट इनटू मेलेट, और मेलेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से मेलेट शटल के थ्रू, यहां पर एक शटल होता है, इस शटल के थ्रू ये साइटोसोल के अंदर जा सकता है। इसको बोलते हैं मेलेट शटल। ये माइटोकॉन्ड्रिया से मेलेट को साइटोसोल में लेकर जाएगा। जब ये मेलेट शटल इसको माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में लेकर जाएगा तो यहां पर मेलेट साइटोसोल के अंदर आ चुका है, लेकिन इसने दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होना है। ये दोबारा जो मेलेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा, इसके अंदर जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये ऑक्सैलो एसीटेट आगे जाके कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा? फास्फोइनोल पायरुवेट। ये कितना प्रोसेस क्यों चला? ये इतना प्रोसेस इसलिए चला ताकि पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो, ये मेलेट में हो, मेलेट साइटोसोल में जा सकता है। जब ये साइटोसोल में गया तो इसने खुद को दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट किया। ऑक्सैलो एसीटेट इस काबिल है कि ये पीईपी में दोबारा कन्वर्ट हो जाए, फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं पेप्सिके, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ये सारे के सारे एंजाइम्स मैं आप लोगों को जो स्लाइड शेयर करूंगा इसमें उनके सब के नाम मौजूद हैं। सिर्फ आप फ्लो देखें, फ्लो कि ये फ्लो कैसे चल रहा है। हर एक चीज के एंजाइम के नाम, कंट्रोल पॉइंट, मैग्नीशियम, मैंगनीज कहां पे आ रहा है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। यहां पर सिर्फ फ्लो देखें कि फ्लो क्या चल रहा है। फिर ये फास्फोइनोल पायरुवेट इस तरह से रिवर्स होगा और यहां से रिवर्स होते हुए ग्लूकोज बनेगा और इस ग्लूकोज को दोबारा से यहां से बाहर निकाल देगा थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये इसका पहला पॉइंट था। रोक दें आप वीडियो को।